बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो है आज का हमारा फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पर सेट नंबर 14 है। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो जैसे ही हमारा यह क्लास कंप्लीट होता है, मैं 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो भी क्लासें कंप्लीट कराता हूँ उसका यहाँ पर पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर। तो रात आपका एक यूपी ट्रिपल एससी ने एक अहम यहाँ पर 3284 के यहाँ पर कट जो है पीईटी का यहाँ पर जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और फिलहाल जिनका भी यहाँ पर मेंस के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। और आप मेंस की तैयारी कीजिए। और फिलहाल मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर जो है कल या परसों से आपको यहाँ पर जो है 3284 की यहाँ पर जो है मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसे आपका बंद दरोगा का यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस छोटे से चैनल को आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और यहाँ पर आगामी भर्तियों के लिए यह चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और 14 से यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन आपके पास है जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन और फसली भूमि। तो मानव जनित जीवों का मतलब क्या होता है, तो यहाँ जो आपका होता है क्या, तो फसली भूमि होती है। क्या होता है यहाँ पर, तो जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा आपके जीव जंतुओं सहित जो सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवों आपके कहलाते हैं, फसली भूमि को कृत्रिम मानव जनित जीवों का यहाँ पर उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर पहले का राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। तो ऑप्शन आपके पास है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। अब यहाँ पर यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम आपके जीवमंडलीय निधि इसी प्रकार आपकी है। जैसे आपके यहाँ पर नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी अगर क्षेत्रफल की बात करें नंदा देवी की, तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाता है 5,860 यहाँ पर आपका 69। और यहाँ पर बात करें आगे नीलगिरी की क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका कितना है, तो यहाँ पर 5520 आपके वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। सुंदरवन की बात करें, सुंदरवन आपका कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब यही मन्नार की खाड़ी की बात करें तो आपके बृहत्तम होगा, तो इस वजह से यहाँ पर 10,500 में इसका जो है विस्तृत आपका ज्योमंडलीय आपका यहाँ पर विस्तार है, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका दूसरा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी मन्नार की खाड़ी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, यानी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर बेल आइकन प्रेस करते हुए चलेंगे सभी अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का आपका जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण आपका पतझड़ वन और रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपके भूमध्य रेखा के दक्षिण एवं उत्तरी भाग में लगभग यहाँ पर 10 डिग्री कितना 10 डिग्री अक्षांश के भीतर होता है। और ये जो आपका है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। और धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की आधी संख्या इन वर्षा पर जो है बनी रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उष्णकटिबंधीय आपका वर्षा वन। आइए आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न, कह रहा घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी इलोजिकल आपका यहाँ पर सक्सेशन के अंश के रूप में किस कारण घासों को आपका प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, और डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें राइट आंसर यहाँ पर चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जल की सीमाओं एवं आग के कारण। क्या हो जाएगा, तो देखिए घास स्थलीय व्योम का यह विशेषता होती है,
कि यह घासों को जो है वृक्ष प्रस्थापित जो है यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण इसमें बयोम में कम वर्षा होने से सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता का होना है। तो जल के अभाव में यह वृक्ष बहुत ही सीमित मात्रा में फैले हुए पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में आग लगाने की बारंबारता भी उच्च होती है, जिसके फलस्वरूप सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः आपके समाप्त यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सी विकल्प राइट करेंगे, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। आगे बढ़ेंगे 5वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न में तो देखिए, कह रहा राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। तो बिल्कुल सर, ये आपका जो मध्य प्रदेश में है बिल्कुल सही है। और यहीं पर बात करें, कह रहा वन्य जीव अभ्यारण्यों का सबसे अधिक जो है आपका अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी सही कह रहा है, यानी दोनों सही कह रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में अगर मध्य प्रदेश जो आपका अग्रणी राज्य है, यहाँ पर अगर एमपी की बात करें, एमपी की एमपी यानी मध्य प्रदेश की बात करें, तो टोटल हमारे 11 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या के संदर्भ में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर आपके 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने आपके अंडमान निकोबार में यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या यहाँ पर आपका 96 है। तो यहाँ पर कथन पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है। 6 नंबर प्रश्न में तो यहाँ पर बात करेंगे जैव विविधता से परिपूर्ण ग्रेट हिमालयन, कौन सा, यहाँ पर ग्रेट हिमालयन जो है आपका, यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे यूनेस्को ने इसे वर्ष 2014 में यह विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। और हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाएगा, जैसे एक खीर गंगा आपका जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, कौन सा, खीर गंगा यहाँ पर है। और आपका इंदेरा किला भी है, और आपका सिंबल आपका 12 भी है। तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश राइट होता है। अब यहाँ पर हमसे एक बात कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित अभ्यारण्यों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक के उपयुक्त पशु विहारों के स्थानों का सही क्रम है। यहाँ पर 7वें नंबर में, तो 7वें नंबर की बात करें, जैसे आपका दाची गाम कहाँ पर है। तो दाची गाम यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर, दाची गाम हमारा जो पड़ता है वह जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। और सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये सर जी आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर, ये आपका जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। अब यही बात करें आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अब यहीं पर बात करें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका केरला में। कहाँ पर, तो केरला में पड़ता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि दाची गाम आपका जम्मू कश्मीर में, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में, सिरिस्का आपका राजस्थान में, और आपका पेरियार जो आपका है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वह केरल में है। तो चलिए, आपका कह रहा है कि यहाँ पर पशु विहारों के स्थान में सही अनुक्रम यहाँ पर कौन सा है। तो एक बार हम यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमने देखा, तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा राइट, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 8वां नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिम के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपका टॉप स्लिम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन हो सकता है, तो ऐसा एक ही हो सकता है, कौन सा, वह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिम के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कहाँ पर है, तो ये आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु के आपका यहाँ पर कोयम्बटूर जिले में स्थित है। कहाँ पर, कोयम्बटूर जिले में स्थित है। और ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण पहले अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। तो लेकिन बात एक आई, सन 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया था। और जबकि इस पार्क की स्थापना की बात करें, इस पार्क की स्थापना होती है सन 1976 में की गई थी। और इस अभ्यारण्य के कोने में एक गांव है जिसका नाम है, अगर यहाँ पर टॉप स्लिम है,
आगंतुकों का मुख्य केंद्र, इसलिए इसका नाम टाप सिलिम पड़ा है। तो टाप सिलिम जो है वहाँ पर एक गांव है कोने में, उसी के नाम पर आपका यहाँ पर यह नाम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 9वें नंबर की बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वायु प्रदूषण से, जल परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाता है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो है क्योटो जापान के 11वां, अगर बात करें जापान में 11 दिसंबर, कब? जापान में 11 दिसंबर सन 1997 को अपनाया गया था। और यहाँ पर बात करेंगे कि वर्ष 2005 में प्रभाव में आपका यह आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। अब यहीं पर 10वां नंबर कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता जो है उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन में एग मार्क, इको मार्क, आपका ISI मार्क या वाटर मार्क। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका इको मार्क। अब ये इको मार्क क्या होता है? इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक आपका प्रमाणन चिन्ह है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष आपका 1991 में आरंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पादक को पहचान करना और इनका लोगो मिट्टी के बर्तन जो कि प्राकृतिक मुक्ति वाली वस्तुओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इको, आपका इको यहाँ पर इको मार्क यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित विधानों में से कौन सा पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में आपका यहाँ पर व्यर्थ नहीं होते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है जल अधिनियम सन 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, आपका लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पत्तन विधि संशोधन अधिनियम 1997। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जल आपका अधिनियम सन 1997 की बात कर रहा है। उद्यमों एवं स्थानीय आपके प्राधिकारियों पर उनके द्वारा प्रयोग किए गए जल पर उपकर लगाने एवं संग्रहण करने का प्रावधान करती है, जबकि अन्य तीनों जो अधिनियम है वह पर्यावरण सुरक्षा से आपके यहाँ पर संबंध रखते हैं तीनों। अब यहाँ पर 12 नंबर हमसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों को वर्गीकरण आर्द्र उष्ण कटिबंधनीय के रूप में यहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। पहले प्रकार की बात करें तो यहाँ पर आपका उष्ण कटिबंधनीय आपके पर्णपाती वन, दूसरा जो आपका अर्धशुष्क कटिबंधनीय पर्णपाती वन और तथा तीसरा जो आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधनीय शुष्क वन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वनों में मध्य प्रदेश को यहाँ पर विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखिए, कह रहा लंबी जड़ों और नुकीली कांटों द्वारा आपके शूलयुक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्ष वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो कह रहा है ऑप्शन में पूर्वी ओडिशा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवलिका और तराई क्षेत्र में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर 13 नंबर में आपका पाया जाता है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? तो किसी भी क्षेत्र में वनों की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता उस क्षेत्र के भौगोलिक और जलवायु कारकों पर यहाँ पर निर्भर करती है। और यहाँ पर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और पश्चिमी आंध्र प्रदेश के गुजरात के कुछ क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। और यहाँ क्षेत्र जो होते हैं आपके, यहाँ पर वर्षा जो आपकी होती है 50 से आपके 100 सेंटीमीटर से आपकी अधिक होती है। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है विगत 1 दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? तो यहाँ पर कह रहा है फसल के बारे में चावल, तिलहन, दलहन या गन्ना। तो 14 नंबर है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लगाएंगे आपका चावल के लिए। किसके लिए? तो यहाँ पर देखें तो चावल एकमात्र ऐसी फसल है जिसके हेतु विगत 1 दशक में प्रयुक्त कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल यहाँ पर नहीं है? निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास है जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कौन सी एक नगदी फसल यहाँ पर नहीं है? तो ज्वार आपकी नगदी फसल यहाँ पर नहीं है। अब ज्वार कैसी फसल होती है? ज्वार जी होती है सर जी आपकी
खरीफ की फसल होती है। कैसी? ये खरीफ की फसल होती है और यह मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक खाद्यान्न फसल और गैर खाद्यान्न अथवा नकदी फसल। खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, दलहन आदि आते हैं, जबकि गैर खाद्यान्न नकदी फसलों में बात करें जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू आदि और चाय यहाँ पर प्रमुख आपके शामिल हैं। अब एक प्रश्न हमसे 16 नंबर में कह रहा है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य फसलें हैं। तो बागानी कृषि के अंतर्गत आपको यहाँ पर मुख्य फसलें आपके जो है क्रम में दे रखा है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपका चाय, रबर, नारियल और आपका कहुआ। अब यहाँ पर बागानी कृषि के संबंध में बड़े बड़े बागानों के रूप में की गई जाने वाली कृषि होती है। इसके पश्चात एक बार वृक्षों को बागान लगा दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात कई वर्षों तक उनसे उत्पादन जो है हमारा प्राप्त होता है और ये आपके व्यापारिक कृषि के लिए यहाँ पर अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होता है हमारा। अब यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रण नहीं है? तो सर अगर बात करें, अगर बैकग्राउंड से आपको म्यूजिक प्राप्त हो रही है तो मैं बता दें कि यहाँ पर आपका एक मंदिर है। मंदिर पर कभी कभी भजन होता है और आपके कथा भी वहाँ पर होती है, तो उससे थोड़ी म्यूजिक आ सकती है। बाकी आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रण यहाँ पर नहीं है? तो 17 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर वो जैसे अक्षांश दे रखा है, तुगांता है, रेखांश है और आपके बनाच्छादन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वह रेखांश हो जाएगा। अब रेखांश क्या है? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु के 6 कारक नियंत्रित करते हैं: अक्षांश, तुगंता, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावाच लक्षण। रेखांश जो आपका होता है लॉन्गिट्यूड, ये जलवायु नियंत्रण का कारक यहाँ पर नहीं है, तो आपका रेखांश यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे जो है कूट के माध्यम से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो इधर सर जी आपका वनस्पति है, इधर उससे संबंधित आपका क्षेत्र दे रखा है। तो चैरपल आपका दे रखा है, चैरपल। चैरपल का संबंध सर जी आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से? ये जो आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से, आपका अमेरिका से। माकी का संबंध की बात करें तो माकिर आपका कहाँ है? तो दक्षिण यूरोप में है। कहाँ पर है? दक्षिण यूरोप में है। फिनबास की बात करें, फिनबास की, तो यह भी आपका दक्षिण अफ्रीका की है। और यहाँ पर मैली गुल्म की बात करें तो सर जी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा कूट जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमिलित करने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को छोटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप इधर आपके मृदा के प्रकार दे रखे हैं और प्रमुख उनका अभिलक्षण दे रखा है। तो आपका यहाँ ऑक्सीसोल का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑक्सीसोल का हमारा जो हो जाएगा वह बहुत पुरानी और अत्यधिक आपके अपक्षीयत मृदा। कौन सी? बहुत पुरानी अत्यधिक अपक्षीयत यहाँ पर मृदा। तो ए का यहाँ पर तीसरा होता है, ए का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सर जी। और यहाँ पर वर्टिसोल की बात करें, वर्टिसोल, वर्टी जो होता है वह चिकनी मिट्टी की मात्रा के आपके अधिकाय और अधिक क्षारीय। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी की जो है मात्रा की अधिकाय और अधिक क्षारीय यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर हिस्टोसोल की बात करें, हिस्टोसोल तो जैव पदार्थ में अधिक समृद्धि। तो यहाँ पर आपका पहले का यहाँ पर तीसरे का पहला हो जाएगा। और एंटीसोल क्या होता है? तो एंटीसोल जो हो जाएगा वह संतरों की कमी होने वाली भूमि। क्या? तो यहाँ पर जो हो जाएगा संस्तरों की कमी होने वाली भूमि यानी मिट्टी। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अब यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए अप्रयुक्त पद इसमें से आपका है। तो आंतरिक संरक्षण, परिक्षीय संरक्षण, आपके अपस्थानीय संरक्षण, आपके स्वास्थ्यानी संरक्षण। तो ये यहाँ पर हो जाता है सर जी आपके स्वास्थ्यानी संरक्षण हो जाता है। अब स्वास्थ्यानी संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का रखरखाव और उन्हें पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद तो आपके स्वसाधन यहाँ पर जो है संरक्षण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट करेंगे। आगे कह रहा है जब एक जीव, देखिए जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो क्या कहलाता है? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है परजीवी, सहभोजी, मृतोपभोजी और सहजीवी।
तो यहाँ पर जो आप उसे हम कहते हैं क्या, तो सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभागिता या सहभोजी दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध का लाभ किंतु दूसरे जंतु को हानि नहीं होती है। तो आपका यहाँ पर गैस्ट्रोपॉड जंतु को कोई हानि नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका कवच में केकड़ा रहता है, कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क जो होती है वह पेट्रोमाइजोन चिपकी होती है आपके जो है नीली बेल से समुद्री बर्निकल चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सहभोजी हो जाएगा। और 22 नंबर कह रहा है जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर घास स्थल, वन, आपके पलवक और आपके यहाँ पर उपरिरोही। तो 22 नंबर में ऑप्शन हमारा सर जी जो राइट होता है वह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वन राइट होगा। वन जो है वह जल चक्र का नियंत्रित करता है। वन जीवों के निवास होते हैं। इसमें समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होते हैं। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आइए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 23 नंबर में हमसे कह रहा है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो संकटग्रस्त जो है जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो ये जो पाया जाता है आपका चीन में। कहाँ पर? यहाँ पर संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाए जाते हैं। पांडा को चीनी भाषा में आपका यहाँ पर झुंग्यांग माओ या विशालकाय बिल्ली भी कहा जाता है। विशालकाय बिल्ली या भालू कहते हैं। यह चीन में बांस के जंगलों और तिब्बत में हिमालय पर्वत के ढलानों पर उगे जंगलों में रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चीन में आपका यह पांडा पाया जाता है। 24 नंबर कह रहा है कि वन जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क यानी उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, कान्हा राष्ट्रीय उपवन और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। तो सबसे पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। कौन सा? तो कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बार बार आपके घुमा फिरा के आपके सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण होता है। भारत में सबसे पुराना और प्राथमिक राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन है, जो कि आपका कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में आपका स्थित है। और इसकी जो है स्थापना की बात करें तो आपका हेली नेशनल पार्क था इसका नाम, जिसकी स्थापना होती है 1936 में, 1936 में। आगे बढ़ेंगे और यहाँ कह रहा है वनों के महत्व का कारण है 25 नंबर में। तो यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूँ। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? तो आपका असम में है। कहाँ पर? असम में है, जो कि आपका एक गैंडे वाले सिंह के लिए मशहूर है। इसकी स्थापना होती है सर जी सन 1974 में। कब? 1974 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, तो मैंने बताया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना होती है 1936 में। 1936 में। कान्हा राष्ट्रीय उपवन की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उपवन ये जो आपका है वह मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना होती है सर जी सन 1955 में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन आपका जो है ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर बात करें इसकी स्थापना होती है आपकी सन 1968 की। वनों के महत्व के कारण यहाँ पर पूछा जा रहा था 25 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर वनों के यहाँ पर महत्व के कारण की बात करें तो आपके क्या है? तो ये जो आपका है आपका ग्रीन गोल्ड है। क्या है? ग्रीन गोल्ड है। वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद तथा विभिन्न प्रकार की औषधि यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी कारण से वृक्ष को हरा सोना जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है? तो यांत्रिक कृषि की बात कर रहा है, वह फसल कौन सी है? तो यहाँ पर बात करें तो देखिए आपका यहाँ पर आपकी गेहूँ हो जाएगी। कौन सी? यहाँ पर डी विकल्प गेहूँ हो जाएगा। अब वर्तमान भारत में सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल की बात करें तो गेहूँ है। यांत्रिक खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों को ज़्यादा इस्तेमाल से फसलें उत्पन्न करना। तो यहाँ पर गेहूँ में अगर बात करें अत्यधिक आपको यहाँ पर मशीनों का जो है प्रयोग किया जाता है। और गेहूँ को अधिकतर यहाँ पर जो है आपका मशीन से काटा भी जाता है। और यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी खेती की पद्धति नहीं है? तो कह रहा राजकीय खेती,
सामूहिक खेती, सहकारी खेती या शुष्क खेती। तो कह रहा है इनमें से कौन सी यहाँ पर जो है खेती की पद्धति नहीं है 27 नंबर में। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी शुष्क खेती। कौन सी यहाँ पर शुष्क खेती जो आपकी है वह खेती की पद्धति नहीं है। खेती की पद्धति कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर होती है व्यक्तिगत या कृषक खेती। कौन सी, व्यक्तिगत या कृषि खेती। और पूंजीपति खेती, राजकीय खेती ये भी शामिल है, राजकीय खेती, सामूहिक खेती भी शामिल होता है, और यहाँ पर सहकारी खेती भी शामिल होती है, और नगर निगम द्वारा संचालित खेती होती है। यानी 6 प्रकार की खेती यहाँ पर जो आपकी है शामिल होती है। कह रहा है गेहूँ में बौनेपन के लिए जीन आपका है। गेहूं में अगर बौनापन लग जाए उसके लिए हम क्या करेंगे 28 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा नारिन 10। क्या, यहाँ पर नारिन 10 यानी आपका नारिन 10 गेहूं में बौनेपन की जीन, और आपका डीपीयू डोन चावल में बांझेपन का जीन, और ओपेके थू में आपके जो है बौनेपन का जीन होता है। तो आपका नोरिन 10 यहाँ पर राइट होगा। कह रहा निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन दे रखा है तो इनमें कह रहा है कौन सा एक भारतीय कृषि की यहाँ पर विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 29 में तो देखिए कह रहा है प्रकृति पर अधिक निर्भर रहना, प्रकृति पर अधिक निर्भर रहना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना बारिश के, बिना तापमान के, बिना मौसम के कोई भी खेती यहाँ पर हो नहीं सकती है। तो इंसान जो है किसान जो है प्रकृति पर अधिक निर्भर रहता है। फिर कह रहा कि आपका उत्पादकता का निम्न स्तर, क्या कह रहा है, तो उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े खेतों की प्रधानता यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषताओं में से मानसून पर निर्भर रहना खाद्यान्न फसलों की विशेषता होती है। अधिकांश जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता होता है। कृषि जोतों का आकार छोटा होकर न्यून कृषि उत्पादकता होती है। बहु प्रकार खेती की प्रधानता, उत्पादन की रूढ़िवादी और तकनीकी समय जो है समस्याग्रस्त कृषि का स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कह रहा है कि डैश डैश का तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो कह रहा है सामुदायिक वानिकी है, पारती वानिकी है, सामाजिक वानिकी है और कृषि वानिकी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होता है, सामाजिक वानिकी। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों द्वारा जो है कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को 4 प्रकार के भोजन, फल, रेशा एवं जैविक उर्वरक जैसे 5 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराए जाने तथा पर्यावरण क्षति को कम करने का उद्देश्य से ग्राम पंचायत को खाली पड़े भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने की नीति एवं आपके तत्ववाधीनता कार्यक्रम को सामाजिक वानिकी संज्ञा दी गई थी। इसकी शुरुआत होती है सर जी आपकी सन 1976 में की गई थी, जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कनाडा और स्वीडन के सहयोग से चलाया गया था। और यह केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसे विश्व बैंक से जो है यहाँ पर सहयोग मिलता है। कह रहा है मृदा संरक्षण बड़ी समस्या है 31 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश की, किसकी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश की। देखिए मृदा क्षरण उष्णकटिबंधीय वर्षावन की प्रमुख समस्या जो है आपके यहाँ पर ऊपरीवर्ती मृदा से जीवाश्म होते हैं, जिसे हम हम्स कहते हैं, जो वनस्पति को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। मृदा क्षरण के कारण पोषक तत्व वर्षा जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार के क्षरण को रोकने के लिए समुच्चय कृषि आपके पट्टीदार खेती और सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। आगे यहाँ पर कह रहा है मृदा के 3 प्रमुख अयस्क सूक्ष्म पोषक हैं। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर बोरान, जिंक और आयरन, क्या हो जाएगा, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों की सूक्ष्म मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संख्या दी जाती है, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरान, तंबाकू, जिंक और यहाँ पर आपका मालिब्डेनम तथा क्लोरीन आदि। इसके अतिरिक्त ऐसे तत्व जिनकी जो है आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आपका 33 नंबर में फ्लाई एश अपशिष्ट उत्पादित होता है। कह रहा है कि आपका फ्लाई एश जो है अपशिष्ट उत्पादित होता है जल विद्युत परियोजना से, थर्मल पावर परियोजना से, भूतापीय परियोजना से या आपका विंड मिल्स से। तो सर जी आपको होता है थर्मल पावर परियोजना से, किससे, तो फ्लाई एश अपशिष्ट थर्मल पावर जो है आपका योजना है। और यह योजना जो है बहुत सी चीज़ों जैसे कोयला को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है, और यह महीन कण वातावरण से उत्सर्जित होने वाले गैसों के साथ ऊपर उठकर
जो है प्रवृत्ति रखते हैं, जो आपके एस ऊपर नहीं उठ पाते, वह जो है पेंदी की राख कहलाती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है 34 नंबर में? तो यहाँ पर सर जी आपका होता है जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन दे रखा है, ये तो राइट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन जो है विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। जो है इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न मानी जाती है। आगे कह रहा कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? तो देखिए आपका कोपरहेगन में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका रियो डी जनेरिया में। कहाँ पर? यहाँ पर सन 1992 में। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरिया, जो कि आपकी कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में। कहाँ पर? जो कि आपके ब्राज़ील में है, आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में एजेंडा आपकी एक एजेंडा देखिए एजेंडा क्या था? एजेंडा आपका 21 एजेंडा 21 को घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसका संबंध था कि सतत धारणीय विकास से संबंधित था। एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी विकास से संबंधित आपके जो है चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जो कि आपका तुलनात्मक खाका प्रस्तुत करता है। कह रहा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर बात करेंगे 36 नंबर में। तो देखिए आपका कह रहा है 1900 नहीं, आपको सन 1996 पेंगुइन। देखिए यहाँ पर आपका 36 नंबर है ना, 1 मिनट 36 नंबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 36 नंबर में। तो यहाँ पर सन आपका 1973 कब? तो बाघों की घटती संख्याओं को रोकने और बाघों को संरक्षण के भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल कब? भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 1900 आपका 73 को प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से ली गई थी, लेकिन फिलहाल आपकी एक डेट आई 29 जुलाई की बात आई सन 2018 को। यहाँ पर बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या उस टाइम थी 2967 हो गई थी, और जो है मार्च के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या जो आपकी है यहाँ पर 3700 है। कितनी? 3700 है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है 37 नंबर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कहाँ पर है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करें, इसकी स्थापना जो आपकी होती है सन 1955 में होती है। तब यहाँ से बात करेंगे, तब यहाँ पर कई लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण के दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। आगे कह रहा है यहाँ पर कि बर्फ पर अंडा देने वाली पक्षी है। तो यहाँ पर देखिए आपका आर्कटिक टर्क नहीं होगा, ना ही हम्बिंग बर्ड होगा, और ना ही आपकी एल्बर्ट्स होगा। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर पेंगुइन। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। अब यहाँ पर पेंगुइन ना उड़ने वाली एक पक्षी होती है, जो आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। मादा पेंगुइन बर्फ पर अंडा देती है तथा नर पेंगुइन जो है अंडों की देखभाल करता है। वे अपना लगभग आधा जीवन धरती पर, आधे जीवन महासागरों में बिताते हैं। यहाँ का निम्नलिखित फसलों चक्रों में से कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण स्तर को बढ़ाता है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह मूंगफली और गेहूँ। कौन सा? यहाँ पर मूंगफली एक आपकी क्या है? तिलहनी फसल है। इसमें 40 से 45 डिग्री किस्म के अनुसार रेल आपका है, और 22 से लगभग 25% प्रोटीन पाया जाता है। यह दलहनी फसल कुल फसलों के कारण भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर पौधे जड़ों में जो है गांठ पाई जाती है, जिससे आपके नत्रजन एकत्रित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसकी मूंगफली के लिए गेहूँ की खेती लाभदायक होती है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। आगे कह रहा है यहाँ पर रिले क्रॉपिंग क्या तात्पर्य यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो रिले क्रॉपिंग यहाँ पर कह रहा है कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसल उगाने के बाद फिर वे बोई जाने वाली फसल उसको पहली बोई गई फसल को काटने से पहले ही आपको वह दे दी जाए। तो यहाँ पर बात करें 40 नंबर की, तो यहाँ पर आपका देखिए रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत एक
भूमि के एक ही हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, परंतु इस पद्धति में पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी बुआई के बीच में आपकी भूमि जो है यहाँ पर करना चाहिए काम। कह रहा निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के कृषि जोत को सुझाव दिया था? कह रहा निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत की कृषि जोत पर यहाँ पर सुझाव दिया था? तो राज समिति, वाचु समिति, कार्बी समिति और मराठी समिति। तो यहाँ पर सर जी आपको हो जाएगा राज्य समिति। कौन होता है? भारत में कृषि जोत पर कर रहे विवाद निपटाने हेतु सन 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में यहाँ पर कृषि संपदा एवं आयकर पर जो है यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की थी। इस समिति ने 1 अक्टूबर सन 1972 में अपना रिपोर्ट जो है यहाँ पर सौंपा था। आगे यहाँ पर कह रहा है घास श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? तो घास की आपकी पहले तो आपकी घास ही आएगी। कौन सी आएगी? पहले यहाँ पर घास आएगी और घास के बाद आपके जो है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर बात करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राथमिक आपका क्या हो जाएगा? यह उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक हो जाएगा। ये जो आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? ये आपके प्रारंभिक उपभोक्ता। पक्षी जो यहाँ पर हो जाएगी पक्षी, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती है, द्वितीयक। और बिल्ली यहाँ पर जो है तृतीयक उपभोक्ता है। कौन सी? तृतीयक उपभोक्ता है, जो आपके भोजन में आपका जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों आपकी जो है प्राप्त करती है। अब एक प्रश्न हमसे कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय पूछ रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा ऐसे ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए आपके छितकर हो सकती है या जिसकी क्षति आपका होना संभव है। यहाँ पर आपका सही कह रहा है। कह रहा ऐसे द्रव्य ऐसी सांद्रता जिसमें विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए आपके क्षतिकर हो सकती है और जिसका क्षतिकर होना संभव है। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर ऐसी गैसीय पदार्थ जो एक ऐसी सांद्रता में विद्यमान होती है जो पर्यावरण के लिए छितकर हो सकती है या जिसका छितकर यहाँ होना आपका संभाव्य है। ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी यहाँ पर जो है आपका अभिप्राय निकलेगा, विकल्प नंबर डी। कह रहा वृक्ष की उम्र जो है जानने की विधि यहाँ पर क्या होती है? अगर यहाँ पर जो है वृक्ष की उम्र का पता लगाना है तो इसकी भी एक विधि है। वह विधि किस अनुसार होती है? तो होती है उसके वार्षिक वलय के गिनने की। जैसे आपका यहाँ पर कोई पेड़ है, ये मान लीजिए पेड़ है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है, तो यहाँ पर एक बला का ऐसी आकृति दे रखी है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे देखो। उसी को यहाँ पर उसको गिन कर जो है यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण आपकी घास वन की यहाँ पर तकनीकी है? तो कह रहा फसल चक्र, आपकी पलवारना खेती, पटीदार खेती, वन रोपण और आपका वन पूर्णीकरण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वन रोपण व आपका वन आपके पुनः वनीकरण। तो यहाँ पर बात करें 45 नंबर में, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण महत्वपूर्ण घास विज्ञान तकनीकी है। मृदा अपरदन न केवल पौधों की वृद्धि पर इसके प्रभाव के लिए बल्कि पानी की गुणवत्ता पर भी इसके प्रभाव के लिए भी चिंता का विषय है। मिट्टी एक मूल्यांकन प्राकृतिक संसाधन है जो अन्य चीज़ों के बीच पौधों के विकास और पोषण का समर्थन देती है। जब मिट्टी को खुला छोड़ दिया जाता है तो हवा और पानी इसे नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ओडम जो आपका है 1959 ने पारिस्थितिकी तंत्रों को उनके प्रकाश संश्लेषण यानी पी, श्वसन यानी आर के अंतर्गत 7 अनुपात के आधार पर कितने प्रकार में यहाँ पर आपका वर्गीकृत किया है? तो ओडम ने आपका सन 1900 आपका यहाँ पर 59 में पारिस्थितिकी तंत्र को उनके प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुपात के आधार पर 3 प्रकार में यहाँ पर वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। जलवायु परिवर्तन पर आपका अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सन 1988। सन 1988 में स्थापित होने के बाद IPCE की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व संगठन द्वारा किया गया था। क्या था? IPCE इसकी स्थापना का कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन द्वारा
वर्ष आपका 1988 में की गई थी और यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन और इसके निहितार्थ और भविष्य की जो है संभावित जोखिम के साथ साथ अनुकूलन और सामान के विकल्प का भी यहाँ पर उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जो आपका है स्विट्जरलैंड आपका जिनेवा में है। कह ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर और नवंबर के मध्य। कब? तो यहाँ पर बात करेंगे जो है ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान अक्टूबर और नवंबर के मध्य आता है। जोसेफ एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ फॉरमैन के नेतृत्व में ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण टीम ने प्राप्त सूचनाओं का जो है पर आधार बताया कि आर्कटिक के ऊपर वायुमंडलीय के बसंत काल यानी सितंबर से नवंबर में ओजोन परत में 40% की यहाँ पर क्षरण हो जाता है। आगे कह रहा है कि समताप मंडल में आपका ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये जो आपको किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा? समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। जलवाष्प के विघटन से हाइड्रोक्साइड अणु और हाइड्रोजन के अणु का एक निर्माण होता है। इन सभी ओजोन प्रक्रिया का बात करें तो आपके ये कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रियोजनित संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे आई स्कोर। पहला ये आई स्कोर जो है, आई स्कोर पिघलने से जलवायु परिवर्तन को क्रियोजनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है मनुष्य के फेफड़े यानी लंग्स में कितने खंड पाए जाते हैं यानी चेम्बर पाए जाते हैं? तो मनुष्य के एक छाती में 2 फुफ्फुस यानी 2 फेफड़े होते हैं, दायां अलिन और आपका बायां अलिन। और ये आपका जो है आपका दायां अलिन फेफड़ा 1 इंच जो है छोटे पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसत भार बात करें, दाएं फेफड़े का औसत भार आपका 23 यहाँ पर है 23 ओस और बाएं का 9 आपका कितना है 9 ओस। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं, इनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म अंतत कोष्ठ होते हैं, इन बायोकोष्ठ भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका, यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर डी आपका 5 राइट हो जाएगा। बावन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर यहाँ पर स्रोत है? तो यहाँ पर रागी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रागी कैल्शियम का यहाँ पर प्रचुर मात्रा में स्रोत है। रागी अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न है। यह 1 वर्ष में पककर तैयार हो जाता है। यह मूल रूप से इथोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है जो भारत में कई 4000 साल पहले लाया गया था। कर मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो मस्तिष्क में निकलने वाली नसों को कपाल तंत्रिका कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आपकी टोटल 12 है। कितनी? यहाँ पर टोटल 12 आपकी जो है जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो कह रहा कैरोटीन, फाइब्राइन और ऑक्सीटोसिन और कैलेजन। तो 54 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन यहाँ पर एक हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने से यहाँ पर गढ़ने में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना और उनको प्यार करना ये सब बढ़ाने में सहायक होता है। कैरोटीन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन आपका एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो बाल, त्वचा और नाखूनों का निर्माण करता है। और यहाँ पर फाइब्रोइन क्या होता है? फाइब्रोइन एक प्रोटीन होता है जो रक्त स्पंदन और थक्का बनाने का कार्य करता है। और कैलोजन क्या होता है? कैलोजन एक कार्बनिक यौगिक होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। यह भी आपका एक प्रकार का प्रोटीन है। कह रहा मानव शरीर में, देखिए मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग में शुक्राणु डिंब को निश्चित करता है? तो कह रहा गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नीला, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो यहाँ पर आप बात करें आपका डिंब वाहिनी नली, तो यहाँ पर प्रगंध मोटा फैला हुआ भूमिगत तना आपका क्या होता है? 1 मिनट।
55 नंबर है ना। तो डिम्ब वाहिनी नली यानी अंड वाहिनी अंडाशय से शुरू होती है और दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। यह अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाता है और अंडाणु अंडाशय से देहगुहा में देहगुहा को होकर गर्भाशय में पहुंचता है। तो यहाँ पर आपका डिम्ब वाहिनी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा एक तना है। तो शलजम है, अदरक है, गाजर है और शकरकंद है। तो तना की बात कर रहा है, तना जो आपको हो जाएगा यहाँ पर अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें आपके कक्षस्थ और अग्रस्थ जो है यहाँ पर कालिकाएँ पाई जाती है। तना शाखा युक्त तथा शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार के भूमिगत में हल्दी, अदरक, केला, फण आदि जो है पाए जाते हैं। 57 नंबर कह रहा है लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण को कैसे होता है। तो ये आपका होता है जीन के सम्मिश्रण से भी, क्रोमोसोम्स में बदलाव से भी, जीन के मिश्रण से भी, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर डी सभी के सभी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए मैथ के से क्वेश्चन है, कह रहा है थोड़ा सा छोटा करेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो मान लेंगे वह संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 8वां हिस्सा हमारा जो हो जाएगा वह y% हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रश्नानुसार x बराबर बटे हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर x गुणे यहाँ पर y अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 बटे हमारा 8 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 12.5% यहाँ पर आ जाएगा, 12.5%। यहाँ पर आपका जो है 12.5%, ऑप्शन नंबर ए आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल खरीद दर से, कह रहा एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से जो है कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से यहाँ पर खरीद लिया। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों के प्रति दर्जन की कीमत पर जो है बेचना होगा। यदि उसके जो है यहाँ पर 20% का लाभ कमाना है तो उसे कितने प्रति दर्जन के हिसाब से जो है कीमत बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 संतरे का क्रय मूल्य बात करेंगे। 3 संतरे का, किसका, 3 संतरे का। तो 3 संतरे का यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा जो हो जाएगा वह 1 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 6 संतरे की बात कर रहा है, कितने, 6 संतरे की यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 रुपया आ जाएगा। कितना यहाँ पर हो जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर कह रहा है 2 संतरे की, क्या कह रहा है फिर यहाँ पर 2 संतरे की, 2 संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 6 संतरे का इसी प्रकार निकालेंगे। 6 संतरे का, 6 संतरे का हो जाता है 1/2 इंटू में हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 12 संतरों का, 12 संतरों का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 2 और प्लस का 3, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। अब 20% का यहाँ पर क्या करना है, 20% का यहाँ पर हमें लाभ कमाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गुणे 120 बटे का यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, आपका 20 बार में कटेगा और ये आपका 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 2 छक्का 12। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 6 रुपये, कितना, 6 रुपये यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 रुपये। 6 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है। अब कह रहा है एक किसी दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, किस दर पर। तो मान लेंगे वह धनराशि जो आपकी हो जाएगी, मान लेंगे वह धनराशि जो हो जाएगी वह पी हो जाएगी। अब दर आपका जो है, दर यहाँ पर जो आपका आर हो जाएगा, यानी दर आपका यहाँ पर हो जाएगा R% हो जाएगा। दर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका R% हो जाएगा। समय यहाँ पर जो दे रखा है वो आपका 12। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष, यानी आपका दर यानी यहाँ पर समय जो आपका 12 वर्ष दे रखा है। अब साधारण ब्याज बराबर क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ पर 2p माइनस में से 1p यहाँ पर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर p बचेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा p बराबर, यहाँ पर p हो जाएगा इंटू आर, समय हमारा कितना है तो 12 वर्ष है, अपॉन में कर देंगे यहाँ पर 100, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो आर बराबर हमें दर ज्ञात करनी है, आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा
100 का यहाँ पर हो जाएगा 12, 100 का यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 का यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो R बराबर 8×3 = 24, यानी 8 सही 1/3% यहाँ पर हमारा आ जाएगा, 8 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प हम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न कह रहा है 0 पॉइंट और यहाँ पर 1, 2, 5 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है। परिमेय के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे आपका जिसके ऊपर बार है, क्या है, जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है आपका 3 के ऊपर बार है तो 3 9 यहाँ पर लगा देंगे, 3 9 यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर आपका 125 बटे आपका 999 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः जो है विभाजित करेगी। तो अब देखिए ऐसे संख्याओं का हम क्या करेंगे, पहली तो बात 228 का हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। 228 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और आपका 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 48 तियाँ यहाँ पर 288 हो जाएगा। अब फिर आपका दे रखा है 468, 468 दे रखा है, इसका भी गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और यहाँ पर 36 13 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका 468 हो जाएगा। तो 288 कामा 468 इनका जो आपका यानी आपका मैसा कितना आ गया, मैसा इनका अब आपका मैसा जो आपका आ गया, यहाँ पर आपका देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 3 का जोड़ा यहाँ पर भी, 3 का जोड़ा यहाँ पर आपका यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे आपका 3। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 12 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा आपका 36, 36 आ जाएगा। 36 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। आगे कह रहा कि उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर गुणे 18 मीटर की एक आयत के चारों ओर जो है बनाया गया हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे ही आपका ये बनाया हुआ है, ये आपका बनाया गया है, इस तरीके से आपका है। तो जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल दे रखा है। तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो आपका है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है और ये भी आपका सेम इसी तरीके से हो जाएगा, इधर भी आपका सेम इसी तरीके से हो जाएगा, आपका ये भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ से ये तक आपका कितना कह रहा है, 20 आपका कह रहा है, 20 कह रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का ये, यहाँ से यहाँ तक का ये कह रहा है कि आपका 18 मीटर दे रखा है, 18 मीटर दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर जी, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो 20 गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 18। तो ये जो आपका आ जाएगा 360 आपका वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। अब जॉगिंग ट्रैक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जॉगिंग सहित, तो ये हो जाएगा 24 गुणे हमारा 22, तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो 528, 528। अब देखिए सीधे हम क्या करेंगे, 528 में से 300 यहाँ पर 68 को यहाँ में 360 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 168 आपका मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट जो है इस प्रकार है। तो आंकड़ों का बहुलक मोड ज्ञात करना है, आंकड़ों का बहुलक मोड यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है चूंकि बहुलक बहुलक बराबर 3 आपका 3 गुणे यहाँ पर होता है आपका माध्यिका, 3 गुणे यहाँ पर होता है माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे यहाँ पर होता है माध्य, माध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि बहुलक बराबर
3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे यहाँ पर माध्य प्लस हमारा हो जाएगा माध्य। तो यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए आपका 2 4 3 3 3, तो यहाँ पर बात करें आपका 64 नंबर। तो यहाँ पर एक मिनट मिस्टेक हो गया, कौन सा क्वेश्चन है आप था। तो देखिए इसका बहुलक तो हमें दिख रहा है साफ ही कि आपका 3 इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि 3 आपका सर्वाधिक बार दे रखा है। लेकिन मैं सोचा कि आपको यहाँ पर देखिए 65 नंबर मैं सॉल्व कर रहा था, 65 नंबर सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला आपका निकल के आएगा, ये सूत्र आपका जो यहाँ पर निकल के आएगा ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मैं आपका यहाँ पर सॉल्व कर रहा था, वाइट आपका मिस्टेक हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही आपके मूलानुपाती सूत्र होगा। तो आपका यहाँ बहुलक माइनस माध्य बटे 3 बराबर आपका माध्य माइनस आपका माध्यिका माइनस माध्य, ये आपका जो आपका सूत्र निकल के आएगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, कह रहा है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कह रहा है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है 66 में। तो ये जो आपका होता है सर जी, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच आपका भिन्न होता है। तो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का एक प्रकृति का डेटा का साइज और सीपीयू के आधार का एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो 16 बिट की, तो यहाँ पर सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स आपका होगा। मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो घड़ी की गति के रूप में जानते हैं किसके, माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देश को निष्पादित करता है उसे घड़ी को यहाँ पर क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा एआई कंप्यूटिंग डैश डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश डैश और डैश डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 68 की बात कर रहा है, तो एआई कंप्यूटिंग जो आपका है वह आपका ज्ञान, डेटा और सूचना किस पर, तो एआई आपका जो है ज्ञान, डेटा और सूचना पर यहाँ पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। कह रहा कि एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही नहीं है। तो एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम। क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज आपका प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपका होता है, यह आपका जो होता है एक आपका एनएलपी प्रत्याशित होता है। क्या होता है, तो ये आपका जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। इन तकनीकी का उपयोग मशीन द्वारा मानव की भाषाओं को समझने, विश्लेषण करने, हेर फेर करने और वाक्यों को यहाँ पर व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एनएलपी जो होता है वह कंप्यूटर को मनुष्य के साथ उसकी भाषाओं का संवाद भी करने में मदद करता है। यह बहुत समय कुशल है। एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है। जो एनएलपी जो है आपका एक अप्रत्याशित है। 70 नंबर यहाँ कह रहा है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और उन्हें पैटर्न को आपके कहे जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं विशाल डेटा यानी बिग डेटा, यानी अत्यधिक बड़े डेटा सेट जिन्हें पैटर्न, प्रवृत्ति और जो है संघों का प्रकट करने के लिए आपका यहाँ पर कंप्यूटेशनल रूप से विश्लेषण किया जाता है। विशेष रूप से मानव व्यवहार बातचीत से व्यक्त किए जाते हैं जिनको उपयोग से उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक थे। कह रहा क्लाउड शैनन, नोम चोम्स्की, लेली लॉम्पोर्ट, जॉन बैकस। ये हो जाएंगे आपके क्लाउड शैनन हो जाएंगे। क्लाउड शैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। कह रहा कि एमएसडी का अर्थ क्या होता है। एमएसडी का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाता है, तो एमएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड टेस्ट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड यहाँ पर टेस्ट ड्राइव। ये आपका एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होता है जो डाटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर
फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम सॉलिड स्टेट या आपके स्टेट डिस्क भी कहते हैं। कह रहा कि MOEMS का यहाँ पर पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। क्या होता है आपका? माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इनके माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेजी से जो है डाटा जोड़ने का कार्य करती है। कह रहा इनमें से कौन MS वर्ड 2016 में एक जो है मान्य मेनू आइटम नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका डेटा कौन सा? यहाँ पर डेटा यानी व्यू, मेलिंग और होम पेज पर एक मेनू है, जबकि डेटा आपका मेनू नहीं है। कह रहा पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ऑटोफिल, आपके इंस्टेंट फिल, फिलर और आपके फिलअप। कर पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरवाने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं? जो है पूर्व निर्धारित जो आपके जो है यहाँ पर मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को ऑटोफिल कहा जाता है। इसमें वेब ब्राउज़र उस जानकारी के अनुसार स्वचालित रूप से फील्ड भरता है और जो उपयोगकर्ता से पहले ही उपयोग कर लिया होता है। 76 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट आपके सेंस आपके सेरिफ है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा एरियल। कौन सा? MS वर्ड 2016 में विंडो सेरिफ फॉन्ट में हेल्वेटिका, अवंत-गार्ड, एरियल और जिनेवा शामिल है। सेंस सेरिफ फॉन्ट पढ़ने में आपका कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जाता है? तो MS एक्सेल 2016 विंडो को दो भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं? एक व्यू टैब पर क्लिक करके विंडो पर ग्रुप में जाकर स्प्लाइट बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे दो विंडो भागों में बढ़ जाता है। इसके लिए हम व्यू, विंडो और स्प्लाइट, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, व्यू, विंडो और स्प्लिट का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कह रहा ईमेल भेजते समय BCC का क्या दर्शाता है? तो BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है आपका? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप यह होता है, यदि सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है तो उन लोगों में यह चिपकना चाहता है कि मेल किसके जो है भेजा जाएगा। सेंडर ईमेल के इस फीचर का उपयोग कर सकता है। ईमेल में BCC का पूरा आप जो होता है वह सेलेक्ट करते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर के जो है इंटरेक्ट नहीं करता। यह एक आपका ऑपरेटर है जो है आवश्यकता और वाले समान कार्य लेता है और उन्हें जो है बैचों में शामिल करता है। 80 नंबर है। कह रहा कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहण करना और पूरा जो है संसाधित करना, ये आपका जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आपका यूपी स्पेशल से प्रश्न है। कह रहा कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, कौन? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर दिया गया था। वर्तमान में इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया है। इसकी स्थापना होती है सन आपके 1975 में। कह रहा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे बड़े 5 नगर आपके जो हो जाएंगे वह जो आपका कानपुर हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, उसके बाद आपका लास्ट में मेरठ। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में डैश डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर 25 अक्टूबर, कब आपका 25 अक्टूबर 2019 में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना
इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को यहाँ पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। हर परिवार से अधिक 2 बेटियां इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना में लाभार्थी की बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण होने तक सरकार का प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर लड़कियों को स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक। कह रहा आपका संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो आपका है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। अब संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना। यह योजना जो आपकी आती है वह आपकी आती है 15 अगस्त। कब आती है? तो 15 अगस्त सन 1996 को यह आपका प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न कराने हेतु उन्हें 15,000 रुपये आपकी जो है सहायता का प्रावधान दिया गया है। फिर कह रहा है यहाँ पर आपके पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह जो आपका हुआ था सन 1973 में। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे? कमलापति आपके त्रिपाठी थे। कमलापति त्रिपाठी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि कन्हैया लाल मणिका लाल केंद्रीय हिंदी संस्था स्थित है। तो कन्हैया लाल मणिका लाल केंद्रीय संस्था आपके आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला जो आपकी रखी गई थी वह 14 सितंबर आपका सन 1953 को तत्कालीन गवर्नर कन्हैया लाल मणिका लाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहारिया जनजाति। कौन सी? यहाँ पर सहारिया जो जनजाति है वह नहीं पाई जाती है। सहारिया जनजाति जो है आपकी ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर जिले में। कहाँ पर? ललितपुर जिले में आपकी जो है सहारिया जनजाति पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरी, गौड़, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी। कह रहा है यहाँ पर कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कहाँ से? तो मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से। तो कल्याण क्या थी? एक धार्मिक पत्रिका है। क्या है? कल्याण क्या है? तो कल्याण क्या है सर जी? तो कल्याण आपकी एक धार्मिक पत्रिका है और यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो है आपकी प्रकाशित होती है। और यह आपकी क्या है? तो यहाँ पर आपके हनुमान प्रसाद पोटोदार द्वारा पत्रिका के संपादक रहे हैं। आगे फिर यहाँ पर बढ़ेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के यहाँ पर ऐतिहासिक मेले हैं और उससे संबंधित यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं। कह रहा जल विहार का मेला। आपका जल विहार का मेला आपका बुंदेलखंड में लगता है। सही है। और बटेश्वर मेला आपके पश्चिमांचल में लगता है। सही है। बलदेव छठ का मेला आपका यहाँ पर पूर्वांचल में रखा। गलत है। ये लगता है आपका फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद आपका हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद। ये जो आपको लगता है फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी विकल्प हमारा जो है आपका सुमेलित नहीं है। कह रहा है कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध क्या हुए थे? तो यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पैदा नहीं हुए थे, ना ही यहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी, ना ही ज्ञान प्राप्त करने के यहाँ अपना प्राण दे दिया था। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर वह मरे हुए थे। क्या गए थे? यहाँ उन्होंने जो है प्राण त्याग दिए थे। तो कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जो है उनकी मृत्यु हुई थी जिनका महापरिनिर्वाण के नाम से जो है जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु जो आपकी 483 ईसा पूर्व उस समय बुद्ध की एज थी वह 80 साल के थे बुद्ध। और यह बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप यहाँ पर बना हुआ है जिसे आपका राम भर स्तूप कहा जाता है। यह बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। आगे कह रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो एक कौन था? बर्नियर ने काशी के भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार
दारा सिखों के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। आगे कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस ने की थी। तो आपका यहाँ पर सही कह रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फिर कह रहा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश की चौथी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर केवल पहला राइट था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। यह हवाई अड्डे पर लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस ने की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 5 अंतर्राष्ट्रीय आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय आपके हवाई अड्डे हैं जो है आपके उत्तर प्रदेश में, जिसमें लखनऊ शामिल है और वाराणसी, कुशीनगर जो है आपका सेवाप्रद है और अयोध्या, नोएडा आपका यहाँ निर्माणाधीन है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर? सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेख यहाँ पर मिलता है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जो है देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र से सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्रयागराज। कौन सा? यहाँ पर जैसे आगरा जो आपका है आगरा सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि, खुर्जा पाटरी के लिए, सरमिक टाइल्स के लिए, मेरठ आपका टेक्सटाइल्स और खेल का सामान के लिए और स्वर्ण आभूषण से यहाँ पर संबंधित रखता है। लेकिन यहाँ पर प्रयागराज आपका जो है नहीं आया। कह रहा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों के अभिनव प्रकृतियाँ जनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ये आपके क्या दर्शाती है? सेवाओं में। किसमें? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों के अभिनव प्रवृत्तियाँ सेवाओं के निराशजनक यहाँ पर संभावनाएं दर्शाती हैं। आपका UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी UPSIDC का मुख्यालय जो आपका है कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सर जी होती है मार्च आपके 1961 में स्थापित हुई थी और इस स्थापना सुविधाजनक युक्त औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। कह रहा प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया है। तो प्रयागराज में अल्फ्रेड का पुनः जो है नामांकन किया गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, मोती माता टीला, बेतवा नदी परियोजना। तो यहाँ पर जो आपकी हो जाती है वह रिहंद परियोजना हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है और यह आपका गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत के सागर के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा। कौन? पंजाब और हरियाणा यह हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले हैं। भारतवर्ष में बात करें 1968 से 1967 में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई थी। कर यूपी की पुरानी फसल कौन सी है? तो ये जो आपका राई सरसों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राई और सरसों यहाँ पर राइट हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस अपने भाई को सपोर्ट के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।